हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पंकज। वेलकम टू बीइंग फिश को। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हैंडबुक ऑफ फिशरीज़ एंड एक्वाकल्चर के चैप्टर 5 ओशनिक एंड डीप सी फिशरीज़ के ऊपर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो है वह है कि डीप सी फिशरीज रिसोर्सेज का एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हुआ था तीन एसेंशियल फैक्टर्स की वजह से। वो थे मैकेनाइजेशन, मोटराइजेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ गियर्स। ये तीन एसेंशियल फैक्टर्स थे। जो अदर फैक्टर्स थे उसमें आते हैं पर्सिन का इन्वेंशन 1970s में, रिंग्स का इन्वेंशन 1980s में एंड मॉडिफिकेशन ऑफ गिलनेट। ये वो रिसोर्सेज या वो फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल थे 100 मीटर डेप्थ जोन में जो भी रिसोर्सेज पाई जा रही है उनको एक्सप्लोर करने के लिए। रीवैल्यूएटेड पोटेंशियल फिश यील्ड की बात करें तो 3.93 मिलियन टन है। 400 मीटर एंड बियॉन्ड उसके जो जोन है उसको हम लोग डीप सी फिशरीज जोन बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीप सी रिसोर्सेज, जो भी डीप सी फिशरीज जोन में जो रिसोर्सेज पाई जाती है उनको डीप सी रिसोर्सेज बोलते हैं। उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं तो जान लेते हैं। मैच्योरिटी एट रिलेटिवली ओल्ड एजेस, ये बेसिकली ओल्ड एज में जाके ये मैच्योर होते हैं। मतलब इनकी मैच्योरिटी बहुत ही स्लो होती है। स्लो ग्रोथ देखा गया इनके केस में। लॉन्ग लाइफ एक्सपेक्टेंसीज है, ज़्यादा जीने की चाहत होती है इनके अंदर। लो नेचुरल मॉर्टेलिटी है एंड स्पॉनिंग डिले। इस वजह से अगर डीप सी फिशरीज़ के रिसोर्सेज को अगर हम लोग एक्सप्लॉइट कर लेते हैं तो दोबारा इनकी रिकवरी बहुत ही मुश्किल से होती है, क्योंकि इनके पास स्लो ग्रोथ रेट है एंड स्पॉनिंग में डिले होती है। इस वजह से हिस्ट्री की बात करें तो अर्ली 70s में दो मैक्सिकन ट्रॉलर्स इंपोर्ट किए गए थे यूएसए से इंडियन वाटर्स में यूज़ करने के लिए। 1982 में 110 चार्टर्ड जॉइंट वेंचर डीप सी फिशिंग ट्रॉलर्स का यूज़ किया गया था इंडियन वाटर्स में। ताइवानीज़ वेसल का यूज़ किया गया था जिनको बोला गया था कि अबव 50 मीटर रिसोर्सेज जो भी हैं उनको एक्सप्लोर करने के लिए, बट वो बियॉन्ड 50 मीटर रिसोर्सेज को एक्सप्लोर कर रही थी, जिनकी वजह से एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हुआ था डिमर्सल रिसोर्सेज का। इसलिए उन्होंने किस किस रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया तो प्रॉन्स, पॉम्फ्रे एंड शेयर फिशेस। 1983 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस ताइवानीज़ वेसल्स की हरकतों की वजह से ही 1983 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डेप्थ लिमिटेशन ला दिया था 80 मीटर के जोन में। फिर फॉरेन वेसल चार्टरिंग प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दिया था। मिड 1980s में डाइवर्सिफिकेशन स्टार्ट हुआ इंडियन फिशरीज़ में, जिसकी वजह से मैकेनाइजेशन, मोटराइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ गियर्स हुए जो एसेंशियल थे, ये एसेंशियल फैक्टर्स थे डीप सी फिशरीज रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करने के लिए। 1990s में मल्टीनेशनल कंपनीज ने जॉइंट वेंचर स्टार्ट किया डीप सी फिशरीज रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करने के लिए, जिसके तहत 33 स्टर्न ट्रॉलर्स, 22 पेयर ट्रॉलर्स 50 to 100 मीटर डेप्थ जोन में ऑपरेट करने के लिए यूज़ किए गए। 1990 टू 1993 के पीरियड में 23 टूना लॉन्ग लाइनर्स। 1992-1995 में जो ये पीरियड था 1992 टू 1995 में, इसमें देखा गया कि श्रिम्प का जो ग्रोथ था, श्रिम्प के कैच रेट में डिक्रीज पाया गया था। इसलिए टूना जो हमारे ट्रॉल ऑपरेशन हो रही थी श्रिम्प को कैच करने के लिए, उनमें रिडक्शन देखा गया। 1993 के टाइम पे ट्रॉल ऑपरेशन में रिडक्शन देखा गया, क्योंकि श्रिम्प के अबंडेंस उतना ज़्यादा नहीं आ रही थी या फिर श्रिम्प की लैंडिंग ज़्यादा नहीं हो रही थी। ट्रॉल फेलियर या उसको श्रिम्प फेलियर के नाम से भी जानते हैं हम लोग उस समय को। यल मेन कैचेस की बात करें डिमर्सल या डीप सी रिसोर्सेज की तो वो है येलोफिन टूना 79.1%, बिग आई टूना 3.1%, मार्लिन 6.7%, स्किप जैक टूना 0.3%, स्वॉर्ड फिश 2.8%, शार्क्स एंड अदर फिशेस 8%। ये मेन रिसोर्सेज जो डीप सी फिशरीज से लैंड हो रही थी। अब ड्यू टू हाई ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट 10 टूना लॉन्ग लाइनर्स एंड 5 स्टर्न ट्रॉलर्स का यूज़ किया गया 1994 और 1995 में। क्योंकि पहले हम लोग स्टर्न ट्रॉलर्स और टूना लॉन्ग लाइनर्स का यूज़ कर रहे थे, बट जो ट्रेडिशनल फिशरमैन या कॉमन फिशरमैन है, ये उनके रीच से बाहर की बातें हो रही थी, क्योंकि इनमें हाई ऑपरेशनल और मेंटेनेंस कॉस्ट लग रहा था। इस वजह से टूना लॉन्ग लाइनर्स और स्टर्न ट्रॉलर्स की जो नंबर है उसको कम कर दिया गया और ट्रेडिशनल मेथड पे फोकस किया जा रहा था बाय फिशरमैन के द्वारा। विशाखापट्टनम फिशरीज हार्बर जो है वो बेस फॉर लार्ज मैक्सिकन एंड अदर ट्रॉलर्स है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। यहाँ पे ओवरऑल लेंथ जो वेसल्स की है वो है 22 टू 25 मीटर। 380 टू 500 हॉर्स पावर इंजन्स के ऑपरेशन करते हैं ये ट्रॉलर्स। 37 ट्रॉलर्स 1978 में थे। 1994 में 180 ट्रॉलर्स हो गए। कैच रेट 1980s के वक्त 30 kg पर आवर था। 1990s के वक्त 14 kg पर आवर था। इस पीरियड को हम लोग श्रिम्प फेलियर या ट्रॉल फेलियर भी बोलते हैं, क्योंकि जो श्रिम्प का लैंडिंग होना चाहिए था वो इस पीरियड में नहीं देखा गया था। 1990s के जो पहले हम लोग इसके बारे में बात कर लिया है, 1993 में श्रिम्प फेलियर देखा गया था। देन 180 ट्रॉलर्स में से 60 अभी ऑपरेशनल है। डेवलपमेंट की बात करें तो मैकेनाइजेशन, मोटराइजेशन, गियर एफिशिएंसी, कोल्ड चेन, फिश मील प्लांट एंड सुरमी प्लांट, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो डीप सी फिशरीज या ओशनिक फिशरीज में डेवलपमेंट लेके आए थे। ये सारे फैक्टर्स की वजह से डेवलपमेंट आया, चाहे वो रिसोर्सेज के एक्सप्लोरेशन की बात हो या उनके प्रिजर्वेशन या उनके स्टोरेज की बात हो। इन्हीं फैक्टर्स से वो सारी बातें डिपेंडेंट हैं।
थ्रेड फिन ब्रीम्स एंड ग्रुपर्स आर कंसिडर्ड डेलिकेसीज बाय चाइनीज हांगकॉन्ग, ये एक पॉइंट है, मैंने वहाँ से सीधा कॉपी कर लिया है हैंडबुक ऑफ फिशरी एंड एक्वाकल्चर से। फिलेट्स ऑफ बुलसाई, बुलसाई का साइंटिफिक नेम प्राइकेंथस मैक्राकेंथस, प्राइकेंथस हैमरूर। ऑरेंज रफी, हैप्लोस्टीथस एटलांटिकस, ये साइंटिफिक नेम है, बस पता रखिए, हो सकता है कि क्वेश्चन में पूछ सकता है ऑरेंज रफी का साइंटिफिक नेम, तो इन केस अगर पूछे तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है। फ्रोजन शार्क मीट, स्पेन और फ्रांस में ये एक्सपोर्ट किया जा रहा है, और स्पेन एंड फ्रांस में फ्रोजन शार्क मीट का बहुत ही डिमांड है। सिमिलरली स्क्विड एंड कटल फिश का डिमांड जापान में बहुत ज़्यादा है। टूना मीट शशीमी ग्रेड टूना के फॉर्म में, लॉयंस, फिलेट एंड कैन स्टिक्स के फॉर्म में एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं या फिर यूज़ किए जा रहे हैं। हुक्स एंड लाइन्स का यूज़ आंध्र प्रदेश में हो रहा है येलोफिन टूना को कैच करने के लिए। साइंटिफिक नेम ऑफ येलोफिन टूना इज थुनस एल्बेकेयर्स। ट्रेडिशनल फिशरमैन के द्वारा ट्रेडिशनल टेक्निक से हुक्स एंड लाइन्स का यूज़ कर रहे हैं हम लोग येलोफिन टूना को कैच करने के लिए। फिर देखा गया इंडिया में कि टूना की लैंडिंग बहुत ही ज़्यादा हो रही है और आगे भी बहुत ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि ये डीप सी फिशरीज़ का बहुत ही एसेंशियल पार्ट है और टूना का एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी देखा गया। तो एम्पीडा जो कि मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसके मन में ये ख्याल आया कि अगर टूना का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा या उसका हम लोग लैंडिंग ज़्यादा करवाएं तो यानी हमारा एक्सपोर्ट पोटेंशियल में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आएगा। तो एम्पीडा ने हेल्प किया कि क्यों ना आप टूना की लैंडिंग बढ़ाने के लिए हमें वेसल्स पे फोकस करना होगा। तो लार्ज ट्रॉलर्स और लॉन्ग लाइनर्स का इंट्रोडक्शन किया एम्पीडा ने। ये फिशरमैन को इस टेक्निक के बारे में बताया कि इसका यूज़ कीजिए और टूना की लैंडिंग को बढ़ाइए। बट इसका एक डिमेरिट भी है, उसके बारे में हम लोग जान लेंगे आगे। ठीक है, तो एम्पीडा हेल्प टू इंक्रीज लार्ज ट्रॉलर्स एंड लॉन्ग लाइनर्स फॉर इंक्रीजिंग लैंडिंग। 175 जो ट्रॉलर्स थे, नॉर्मल ट्रॉलर्स जो थे, उनको ये मॉडिफाई किया लॉन्ग लाइनर्स के ऑपरेशन के लिए विशाखापट्टनम हार्बर पे। 30 सोना बोट्स, ओवरऑल लेंथ 42 ग्रेटर देन 42 फीट और 12.8 मीटर, ये लॉन्ग लाइनर्स के रूप में ऑपरेट करने के लिए यूज़ किए गए। एरिया ऑफ ऑपरेशन जो था वो है 200 मीटर या फिर बियॉन्ड उसके जो डेप्थ जोन है वहाँ पे ये ऑपरेट करने के लिए यूज़ किया गया था। अपर ईस्ट कोस्ट के कैच की बात करें तो येलोफिन टूना, बिली फिश, डॉल्फिन फिश एंड लार्ज शेयर फिशेज ये एसेंशियल कैचेस थे। वर्ल्ड्स मोस्ट सेफ ट्रेडिशनल क्राफ्ट इज कैटामैरन। 2000 कैटामैरन्स यूज्ड किए गए थे येलोफिन टूना को कैच करने के लिए बाय हुक एंड लाइन मेथड, ट्रेडिशनल मेथड से यूज़ किया गया था। कैटामैरन यूज्ड सेल्स और विंड प्रोपल्शन मेथड टू बी ऑपरेटेड। 100 to 200 मीटर डेप्थ जोन में कैटामैरन से ऑपरेट किया गया था हुक्स एंड लाइन मेथड को, और 9 मंथ का इनका वॉयज था। अब डीप सी फिशिंग इन इंडिया की बात करें तो मेन फोकस टूना थी, टूना स्पीशीज़ पे। टूना की कौन कौन सी स्पीशीज़, तो थुनस एल्बेकेयस, थुनस ओबेशियस, कट्सुवोनस पेलामिस, थुनस टोंगल। ट्रेडिशनली आंध्र प्रदेश इन 2000 कैनोज का यूज़ किया था नॉन मैकेनाइज्ड एंड 175 मैकेनाइज्ड। कैटामैरन्स एंड कैनोज डोंट हैव प्रिजर्वेशन एंड स्टोरेज मैकेनिज्म। देखिए लार्ज वेसल की बात करें तो उनके पास एक प्रिजर्वेशन और स्टोरेज मैकेनिज्म होता है, जिससे कि वो जो भी फिश कैच करती हैं वो उनको प्रिजर्व या फिर स्टोर करके सेफली ला सकते हैं, जिनसे उनका क्वालिटी ज़्यादा अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनली जो हमारे कैटामैरन्स या कैनोज यूज़ हो रहे हैं उनमें कोई भी प्रिजर्वेशन या स्टोरेज मैकेनिज्म नहीं होता है, जिससे कि फ़िश की क्वालिटी भी ख़राब होने की चांसेस ज़्यादा रहती हैं, और वैसी फ़िश का ज़्यादा वैल्यू नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू दोज फिशेज़ जो कि प्रिजर्व या स्टोर करके आ रही होंगी। फिर बिगर यूनिट्स में दो तरह की आती हैं, एक वुडन मीडियम ट्रॉलर जिनकी ओवरऑल लेंथ 42 मीटर पे है, एंड लार्ज ट्रॉलर्स जो कि स्टील के होते हैं, ओवरऑल लेंथ 56 मीटर के। ये बिगर यूनिट्स या बिगर वेसल्स होते हैं जिनमें आपका स्टोरेज और प्रिजर्वेशन मैकेनिज्म लगा रहता है। स्मॉलर यूनिट 2 डेज़ का वॉयज होता है इनका, जो स्मॉलर ट्रेडिशनल क्राफ्ट होते हैं उनकी 2 डेज़ की वॉयज होती है। बिगर यूनिट्स 6 to 9 डेज़ का वॉयज होता है। ओशनिक टूना फिशिंग की बात करें तो 200 मीटर मीन सी लेवल से इनकी फिशिंग होती है। लाइंस का, हुक्स एंड लाइंस का यूज़ करते हैं, जिसमें लाइंस आर बेटेड लाइन का यूज़ करते हैं। नंबर ऑफ हुक्स पर लाइन इज 250 to 800। हुक नंबर 1, 2 and 4 आर बार्ब्ड हुक। हुक नंबर 1, 2 and 4 आर बार्ब्ड हुक एंड लार्ज साइज्ड हुक। एसेंशियल बेट जो नॉर्मली कॉमनली जो बेट हम लोग यूज़ करते हैं इन हुक्स एंड लाइन मेथड वो है मैकरल, लॉन्ग लाइनर्स, या फिर कहीं भी टूना फिशिंग के लिए जो बेट का यूज़ कर रहे हैं उसमें मैकरल सबसे कॉमन बेट है। मैकरल के बाद लेसर सार्डिन का भी यूज़ करते हैं, फ्लाइंग फिश का भी यूज़ करते हैं, कुछ जगह पे स्क्विड्स का भी यूज़ करते हैं एज अ बेट। ट्रॉल लाइन्स में मुलेट का यूज़ कॉमनली करते हैं एज अ बेट। ट्रेडिशनली देखा गया है कि कुछ जगहों पे ट्रेडिशनल मेथड जब हम लोग कैच करने के लिए यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आइस बॉक्स का यूज़ करते हैं फ़िश को स्टोर करने के लिए। सेमाफ्राई की सर्वे की बात करें तो येलोफिन टूना का जो प्रोडक्शन देखा गया था वो है ग्रेटर देन 20,000 टन्स।
लैंडिंग पीक देखी गई थी अक्टूबर टू जनवरी में। तो ये लार्ज साइज फिशेस जो होते हैं टूना के वो अक्टूबर टू जनवरी में इनकी लैंडिंग होती है। मई टू जुलाई में जो लैंडिंग होती है वो स्मॉल साइज टूना की लैंडिंग होती है। साइज रेंज फ्रॉम 30 टू 190 सेंटीमीटर, मीन साइज इज 106 सेंटीमीटर। वेट वेट की बात करें तो 0.4 kg टू 103 kg। वेट लेंथ रेशियो की बात रिलेशनशिप की बात करें तो W इज इक्वल टू 0.017 टू द पावर ऑफ 2.976, ये वेट लेंथ रिलेशनशिप है। मेल इज टू फीमेल रेशियो की बात करें तो 1:0.58, मतलब कि मेल का प्रोडक्शन डोमिनेंट है एज कम्पेयर टू फीमेल प्रोडक्शन। सेक्स इन येलोफिन टूना कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम 40 सेंटीमीटर साइज। गोनेड मैचुरेशन स्टार्ट होता है 75 टू 80 सेंटीमीटर साइज पे। 85 टू 90 सेंटीमीटर की साइज, ये एवरेज साइज है। 50% फिशेज इन्हीं साइज पे रहती हैं। एसेंशियल फीड की बात करें तो ये फीड करती हैं क्रस्टेशियंस पे, फिशेस पे, सिफेलोपॉड्स पे। टूना कैच की बात करें, टूना कैच जो बेसिकली यूज़ होते हैं वो परचेज किए जाते हैं प्रोसेसर्स एंड रिटेलर्स के द्वारा। चिल्ड टूना के फॉर्म में इनका ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है, या फिर लॉन्स और कैंड फॉर्म में ज़्यादा इनका एक्सपोर्ट डिमांड है। प्राइस की बात करें तो ₹40 पर केजी टू ₹120 पर केजी, ये इनका मार्केट डिमांड है। कोलाचल कन्याकुमारी में हुक्स एंड गिलनेट्स का यूज़ करते हैं टूना कैच करने के लिए। एंड नागापट्टिनम में, तमिलनाडु में टूना को कैच करने के लिए फिश एग्रीगेटिंग डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, अगर हम लोग अब बात करें प्रॉब्लम डीप सी फिशरीज रिसोर्सेज के एक्सप्लोरेशन में जो प्रॉब्लम आती है उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, दो तरह के वेसल्स यूज़ हो रहे हैं, एक ट्रेडिशनल और दूसरे मैकेनाइज्ड वेसल्स यूज़ हो रहे हैं। अब दोनों को ऑपरेट करने वाले लोग भी अलग अलग हैं, एक ट्रेडिशनल फिशरमैन है और दूसरे मैकेनाइज्ड वेसल्स को ऑपरेट करने वाले थोड़े मॉडर्न टाइप के फिशरमैन हैं वो लोग। अब इन दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है उसकी वजह से ये एक मेजर प्रॉब्लम हो सकता है एरिया, क्योंकि दोनों सेम एरिया में अगर ऑपरेट कर रहे हैं, अगर ट्रेडिशनल वेसल और मैकेनाइज्ड वेसल दोनों सेम एरिया में ऑपरेट करेंगे तो उन वहाँ पे जो रिसोर्सेज का एक्सप्लॉटेशन है वो जाहिर सी बात है कि जो मैकेनाइज्ड वेसल है वो ज़्यादा रिसोर्स एक्सप्लोर कर पाएंगे एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल वेसल से। तो इस वजह से इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो दोनों में से देखा जाए तो दोनों को ही प्रॉब्लम होगा एक तरह से, क्योंकि दोनों को ही रिसोर्सेज बढ़ जाएंगी, लेकिन ट्रेडिशनल वालों को ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। अब डेप्थ की बात करें तो चूँकि वो मैकेनाइज्ड वेसल है तो ज़्यादा डेप्थ तक वो ऑपरेट करके ज़्यादा रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर सकता है एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल वेसल। ठीक है। क्वालिटी की बात करें तो ट्रेडिशनल वेसल्स में जो कैच होगा वो उसकी क्वालिटी कम रहेगी एज़ कम्पेयर टू मैकेनाइज्ड वेसल, क्योंकि उनके पास स्टोरेज और प्रिजर्वेशन मैकेनिज्म भी है। ट्रेडिशनल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। गवर्नमेंट एक्शन की बात करें टू प्रोवाइड, तो गवर्नमेंट को एक काम करना चाहिए कि जो पहले तो इनको ट्रेडिशनल और मैकेनाइज्ड वेसल्स की जो रेंज है उनको अलग अलग कर देना चाहिए। ठीक है, ताकि दोनों में से किसी को कॉन्फ्लिक्ट ना हो, क्योंकि दोनों ही एक एसेंशियल रोल प्रोवाइड कर रहे हैं लैंडिंग्स इंक्रीज़ करने में, क्योंकि ट्रेडिशनल का भी हाथ है लैंडिंग इंक्रीज़ करने में और मैकेनाइज्ड वेसल्स का भी हाथ है। तो हम दोनों में से किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते, बल्कि दोनों को साथ साथ लेके चलना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट को सबसे पहला जो एक्शन लेना होगा वो ये है कि मदर बोट की फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी ट्रेडिशनल वेसल्स को, ताकि जो भी वो टूना के कैचेस या जो भी वो कलेक्ट करे वो 1 आवर के अंदर में ये मदर बोट पे ट्रांसफ़र करके वहाँ पे फ्रीजिंग यूनिट में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, ताकि उनकी क्वालिटी में कोई डिग्रेडेशन ना देखा जाए और सशिमी ग्रेड का टूना हमें मिल सके। ओशनिक शार्क्स, टूना के बाद जो नेक्स्ट डीप सी फिशरीज रिसोर्सेज में नेक्स्ट स्पीशीज़ जो आती है वो है ओशनिक शार्क्स की। बियॉन्ड 400 मीटर डेप्थ में पाए जाते हैं। गियर्स यूज ड्रिफ्ट, गिलनेट एंड हुक्स एंड लाइंस। शार्क्स, स्केट्स, रेज एंड काइमेरास, ये होती हैं स्पीशीज़ जो बियॉन्ड 400 मीटर डेप्थ में पाई जाती हैं। फिशरमैन ऑफ सदर्न तमिलनाडु, ये इनकी फ़िशिंग ज़्यादा कर रहे हैं। 30 डेज़ एंटायर वेस्ट कोस्ट में इनका वॉयज लेके शार्क्स का कैच हो रहा है। एसेंशियल गियर्स यूज्ड आर लॉन्ग लाइन्स, बॉटम गिलनेट, ड्रिफ्ट गिलनेट, ट्रॉलर्स एंड हुक्स एंड लाइन्स। Species such as oil shark, centrophorus species, chimeras, Neoheriota pinnata, thresher shark, Alopias species, bramble shark, Echinurhinus brucus, oil shark, centrophorus, also known as mullen, ₹300 per kg। अब हम लोग कुछ फैमिली के साथ साथ उनकी स्पीशीज़ की बात कर लेते हैं जो कैच होती हैं डीप सी फिशरीज़ में से। जो शार्क की स्पीशीज़ कैच होती है उसकी फैमिलीज़ और उनकी स्पीशीज़ का नाम भी जान लेंगे। फर्स्ट है राइनोकैमेरिडी, नियोहेरियोटा पिनाटा, हेक्सेंकिडी, हेक्सेंकेस ग्रीजियस, हेप्ट्रैंकियस पेर्लो, एक्टिनोराइनिडी, एक्टिनोराइनस ब्रुकस, सेंट्रोफोरिडी, सेंट्रोफोरस स्क्वामोसस, सेंट्रोफोरस मोलुकेंसिस, सेंट्रोफोरस ग्रैनुलोसस, देन कैरकरिनिडी, गैलियोकार्डो क्यूवियर, रैजिडी, राजा मिराल्यूटस। देन अदर फिनफिश स्पीशीज़ की बात करें तो क्यूबिसेप्स स्पीशीज़, नोमिडी फैमिली, नियोपिलुनिला स्पीशीज़, रेक्सिया स्पीशीज़, गैम्पिलिडी फैमिली, जिनोप्सिस जीडी फैमिली, नोएपिनुला ओरिएंटलिस, सोल्ड इन डोमेस्टिक मार्केट। नियोपिलिना
orientalis, sold in domestic market. Then coming to next, deep sea shrimp. Until 1990s it's difficult to exploit deep sea resources. 1999 में केरला में डीप सी श्रिम्प्स का एक्सप्लॉटेशन स्टार्ट हुआ. 2000 में कर्नाटका में स्टार्ट हुआ. ओवरऑल लेंथ जो वेसल्स यूज़ हो रही थी उनका था 12 to 18 मीटर विद अ इंजन पावर ऑफ 100 to 150 हॉर्स पावर. विंचेस का मॉडिफिकेशन किया गया ताकि हम लोग श्रिम्प का जो भी हम लोग का लैंडिंग है उसको इंक्रीज़ कर सके. देखिए यहाँ पे एक बात बताना बहुत ज़रूरी है कि देखिए हम लोगों ने बात किया था कि जो 1990s का पीरियड था वहाँ पे श्रिम्प फेलियर या ट्रॉल फेलियर देखा गया था. जाहिर सी बात है देखा गया था क्योंकि जो श्रिम्प का जो डेप्थ था उसका अभी तक फिशरमैन एक उसका आइडिया नहीं लगा पाए थे कि कितने डेप्थ पे हम लोग श्रिम्प का कैच कर पाएंगे अगर हम लोग ट्रॉलर्स का यूज़ भी कर रहे हैं तो. इस वजह से अभी अननोइंगली वो लोग ट्रॉलर का जब ऑपरेशन कर रहे थे, जब 1993 की अगर बात करें तो वो लोग जब ट्रॉल का ऑपरेशन कर रहे थे तो वो डेप्थ पे तो जा रहे थे पर उस डेप्थ पे नहीं पहुंच पा रहे थे जहाँ पे उनको श्रिम्प का कैच मिल पाएगा. इसलिए उनको उतना कैच नहीं मिल पा रहा था जितना वो एक्सपेक्ट किए थे. फिर लोगों ने सोचा कि देखिए डेप्थ श्रिम्प का है तो अबंडेंस तो है, ठीक है, रिसोर्सेज हैं वहाँ पे, तो इसके लिए कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा. तो जो मॉडिफिकेशन थी वो क्या थी, विंचेस को मॉडिफाई किया गया, डायमीटर ऑफ ड्रम बढ़ाया गया एंड शाफ्ट लेंथ को इंक्रीज़ किया गया, वेसल की स्पीड कम की गई, फ्लूट्स कम हटा दिए गए और सिंकर्स लगाए गए ताकि जो हमारे नेट हैं वो और भी ज़्यादा डेप्थ पे जाके ऑपरेट कर सके. ये सब काम करने के बाद देखा गया कि लेट 1990s मतलब 1999 एंड 2000 के सब वक्त हमारे श्रिम्प का लैंडिंग इंक्रीज़ होना स्टार्ट हुआ विद द यूज़ ऑफ ट्रॉलर्स और श्रिम्प ट्रॉलर्स. तो ये कुछ फैक्टर्स थे. फ्लोट रिड्यूस किया गया, सिंकर्स बढ़ा दिए गए, वेसल की स्पीड कम कर दी गई थी. तो इन 2000 श्रिम्प का कैच रेट देखा जाए तो 50 kg/h हो गया था, जो कि 1990s के वक्त 14 kg/h था, वो अब 50 kg/h हो गया था. मेजर श्रिम्प लैंडिंग की बात करें तो हेट्रोकार्पस वुडमासोनी एंड हेट्रोकार्पस गिबोसस, ये दो मेजर पेंडेलिड श्रिम्प है जिनकी लैंडिंग सबसे ज़्यादा हो रही थी उस वक्त. देन प्लेसियोनिका स्पाइनेप्स, एरिस्टीसियस एलोकोकी and Metapenius andamanensis, Solanocera hexti, Piniopsis zeri. These are those species जिनकी लैंडिंग उस वक्त डीप सी फिशरीज रिसोर्सेज से बहुत ज़्यादा हो रही थी. INP का फुल फॉर्म इंडो नॉर्वेजियन प्रोजेक्ट है 1967 to 1969. FORV सागर संपदा 1988 to 1989. ये वो वेसल्स हैं जो कि इन्वॉल्व थे हमारी श्रिम्प की लैंडिंग को इंक्रीज़ करने के लिए, और इन ईयर्स में श्रिम्प के लैंडिंग को इंक्रीज़ करने के लिए जो भी डेवलपमेंट था वो हुआ था. अब बात करते हैं कुछ फैमिली और स्पीशीज़ के बारे में और उनका प्राइस भी देख लेंगे. पेंडेलिडी प्लेसियोनिका स्पाइनेप्स, पेंडेलिडी हेट्रोकार्पस गिबोसस, पेंडेलिडी फैमिली हेट्रोकार्पस वुडमासोनी. मार्केट प्राइस की बात करें तो प्लेसियोनिका स्पाइनेप्स की मार्केट प्राइस है ₹50 पर kg, हेट्रोकार्पस गिबोसस ₹80 पर kg, हेट्रोकार्पस वुडमासोनी ₹40 पर kg. देन एरिस्टियस एलोकी ₹100 पर kg, पिनिडी मेटापिनियस अंडामेनेंसिस एंड सोलानोसेरा हेक्सटी. डीप सी लॉबस्टर की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है जेआरएफ में. डीप सी लॉबस्टर का साइंटिफिक नेम प्यूलरस सीवली. वेस्ट कोस्ट में बहुत ज़्यादा इनका अबंडेंस देखा गया है. 150 से 400 मीटर डेप्थ जोन में देखा गया है इनका अबंडेंस. ₹100 to 150 पर kg ये फैच कर लेते हैं. इन कर्नाटका प्यूरलस स्पीशीज़ एंड नेफ्रोप्सिस स्पीशीज़ देखा गया. अब बात करते हैं हम लोग कुछ पॉइंट्स जो हम लोग इसको कंक्लूड कर सकते हैं इस चैप्टर को. वो है रिसोर्स यूटिलाइजेशन करना होगा, हैबिटेट टाइम और प्लेस के हिसाब से देख के हमें रिसोर्स यूटिलाइजेशन करना होगा कि ज़्यादा भी ना हो और कम भी ना हो, रिसोर्सेज एक्सप्लॉयट भी ना हो, क्योंकि अगर ये रिसोर्सेज एक्सप्लॉयट हो गई तो इनका रिकवरी बहुत ही मुश्किल से होगा क्योंकि इनकी स्लो ग्रोथ है और स्पॉनिंग में डिले है. ओवर फिशिंग नहीं करना है इन रिसोर्सेज का, नॉर्मल फिशिंग करके इनकी लैंडिंग इंक्रीज़ कर सकते हैं क्योंकि ये अभी भी ये अनएक्सप्लोर्ड रिसोर्सेज हैं, ये अभी इनका एक्सप्लोरेशन बचा हुआ है, तो इनकी ओवर फिशिंग नहीं करनी है. इनके में बहुत ज़्यादा अबंडेंस मिल सकता है डीप सी फिशरीज रिसोर्सेज में, क्योंकि पेलाजिक रिसोर्सेज हम लोग एक्सप्लोर करके एक्सप्लॉइट भी कर चुके हैं, लेकिन अभी डीप सी फिशरीज पे मेन फोकस चल रहा है, तो इनका ओवर फिशिंग नहीं होने देना है. देन डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फिशिंग देखा जा रहा है, जैसे येलो फिन टूना और डीप सी स्क्विड्स देखे गए हैं. पुअर मार्केटिंग टेक्निक है अभी भी, क्योंकि स्पीशीज़ का अबंडेंस बहुत है और मार्केटिंग टेक्निक पुअर है. प्लस कंपटीशन देखा गया है ट्रेडिशनल फिशरमैन्स में और मैकेनाइज्ड वेसल्स को यूज़ करने वाले फिशर में. तो उन सारी चीज़ों को गवर्नमेंट को उनका प्लानिंग के तहत उन सारे जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना होगा ताकि मार्केटिंग टेंडेंसी को इंक्रीज़ कर सके, एक्सपोर्ट टेंडेंसी को बढ़ा सके.
देन फाइनेंसिंग ऑफ डीप सी फिशिंग वेसल, डीप सी फिशिंग वेसल को फाइनेंस करने की ज़रूरत है, उनको उनकी हेल्प करने की ज़रूरत है ताकि हमें जो लैंडिंग है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज का डोमिनेंस है। अगर हम लोग डीप सी फिशिंग वेसल को फाइनेंसिंग उनकी बढ़ाएंगे या फिर उनको इनके अंदर डेवलपमेंट करेंगे तो हमारी लैंडिंग बढ़ेगी, और लैंडिंग बढ़ेगी तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, और एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो कंट्री का डेवलपमेंट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। देन कंट्रोल ऑन पोचिंग फ्लीट्स, जो भी ये जो EEZ के बाहर जो भी दूसरी फ्लीट्स या फिर वेसल्स आके जो पोचिंग मतलब कि चोरी, जो भी हमारे रिसोर्सेज की चोरी कर रही है या फिर दूसरे की रिसोर्सेज की चोरी कर रही है, उनके ऊपर एक कंट्रोल लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए कोस्ट गार्ड को एक्टिवेट करना होगा। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की बात करें तो आर्टिकल 62 के तहत अनक्लॉज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी हैज़ डेवलप्ड कोड ऑफ कंडक्ट फॉर डीप सी फिशिंग। ये 2007 में लागू हुआ था, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर डीप सी फिशिंग। इसके तहत डीप सी फिशिंग में हमें डीप सी रिसोर्सेज को मैनेज करके चलना होगा, और हमें जो वेसल्स यूज़ कर रहे हैं उनसे एक्सप्लॉयटेशन नहीं होने देना है। अभी इनका पोटेंशियल बहुत ही लो है। इनिशियली हमें लो हार्वेस्ट करना है, और स्लोली हमें यहाँ पे अपना हार्वेस्टिंग इंक्रीज़ करना है, और जैसे जैसे हम हार्वेस्टिंग इंक्रीज़ करते जाएंगे वैसे वैसे हमारी लैंडिंग इंक्रीज़ होगी और हमारा डेवलपमेंट बढ़ता जाएगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, कीप शेयरिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ।